नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज इस पर्सनल फाइनेंस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे लोन मार्केट पर। कार्यक्रम में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप अपने प्रश्न हमें मेल और एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी सेंट्रिक, जो भी आपके प्रश्न हो, आज आप कार्यक्रम में अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। इस तरह से अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें मेल और एसएमएस के जरिए। और कार्यक्रम में आज पार्टिसिपेट करेंगे बलवंत जैन साहब, सीएफओ अपना पैसा। बलवंत साहब नमस्कार और शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज बलवंत साहब कार्यक्रम में रहेंगे और सवाल जवाब के सिलसिले आगे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो हम शामिल कर रहे हैं ये करीब दिल्ली से है, राजेश जी की तरफ से है। राजेश साहब ने जानना चाहा है, स्क्रीन पर चेक करके इनसे बात करेंगे। इन्होंने पूछा कि इनको इनफैक्ट होम लोन के लिए आगे मूव करना चाह रहे हैं और साथ में आपको बैंक की तरफ से बताया गया है कि इंश्योरेंस भी रिक्वायर्ड है, आपको उस लोन के लिए साथ में मूव करना पड़ेगा। ऐसा बताइए क्या एग्जैक्टली आप जब आपने मूव किया है तो आपको क्या बैंक की तरफ से बताया गया? गुड इवनिंग सर। यस सर, प्लीज बताइए। हाँ, ये एक्चुअली मैंने एक एसबीआई से लोन लेने का प्लान किया है जी। तो जब मैंने सारी बात हो गई तो उन्होंने कहा कि जो लोन इंश्योरेंस है दैट इज मैंडेटरी, या आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। और फिर एचडीएफसी से जब मैंने पूछा तो वहां उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है रूल। तो मेरा यही पूछना था कि ये कहां तक इसमें एसबीआई सही बता रहा है? आपको इस पर राय दिलवाते हैं क्योंकि जनरली हम देखें ऐसा मैंडेटरी इस प्रकार से तो नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कहा जाता है कि अगर आपकी कोई लायबिलिटी हो या इनफैक्ट जितनी आपकी अर्निंग है और जो एनुअल इनकम है उसके अकॉर्डिंगली टर्म प्लान लेना चाहिए। वो आपके खुद के इंटरेस्ट में है, फैमिली डिपेंडेंस के लिए है। लेकिन बलवंत साहब ऐसा कोई रूल तो नहीं है कि आपको टर्म इंश्योरेंस जहां से बैंक कर रहा है वहीं से आपको उसके लिए ऑप्ट भी करना पड़ेगा। ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, ये कैसे आगे इसको लेकर मूव करें बलवंत साहब जी। लग रहा है अभी इन सभी संपर्क हमारा स्थापित नहीं हो पाया, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे जहां तक होम लोन की बात है इसमें आप स्पेसिफिकली जैसे आपने एक इंडिविजुअल बैंक का नाम कोट किया है, इसमें एज पर रूल्स कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको उसके लिए वहीं से जहां से वो कह रहे हैं कि आपको लेना ही है इंश्योरेंस। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो वो आपके खुद के इंटरेस्ट में है। आपको जो कुछ कहा जा रहा है आप इनफैक्ट इसके तहत आप मूव करेंगे तो आपके लिए ज्यादा एडवाइजेबल होगा, क्योंकि ये पूरी जो प्रक्रिया जैसे मूव करेगी इसमें आप टर्म प्लान अगर ऑनलाइन ऑप्ट करना चाहेंगे तो ऑनलाइन जो टर्म प्लान्स हैं वो काफी चीपर भी हैं और जिस तरह से आपको एक बड़ा कवर भी मिल सकता है जिसके तहत आप आगे मूव करने पर विचार कर सकते हैं, ताकि आपकी जो लायबिलिटी है वो भी कवर हो जाएगी और जो एनुअल इनकम है उसका अराउंड 10 to 12 टाइम्स आप एक कवर लेने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमने कहा ऐसा बॉटम लाइन नहीं है कि आप ये एज पर रूल मैंडेटरी हो। बलवंत साहब आप बताएंगे ये इंश्योरेंस अगर ऑप्ट करते हैं, लेते हैं, इनकी खुद के इंटरेस्ट में हो, लेकिन बैंक ऐसे इनको इसको लेकर कंपेल नहीं कर सकता है कि आपको ये लेनी ही है तभी प्रोसेस आगे मूव होगा। आप इसको कैसे बताएंगे? आप इसको डिस्कनेक्ट हो गया जी बलवंत साहब। तो इस तरह से ये इनफैक्ट ये मूव करता है, इनसे भी हमारा कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। लेकिन समाव ये अगर आपकी जहां तक प्रश्न की बात है राजेश साहब, आप इसके तहत आगे मूव करेंगे तो वो ज्यादा एडवाइजेबल है। आप बैंक को जाकर अप्रोच करें, उन्हें बताएं कि आप इसको लेकर मूव करना चाहते हैं। जो सीनियर लेवल ऑफिशियल है उनसे भी कॉन्टैक्ट करें और रिटन में इनफैक्ट इसके बारे में आप उनसे संपर्क भी स्थापित कर सकते हैं। लेकिन आप दूसरे ऑप्शन को भी तलाशते हुए आगे मूव करें। आपके खुद के इंटरेस्ट में होकर आप इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न हम शामिल करते हैं। इसके बाद हम जो अशोक साहब का प्रश्न है उससे पहले बलवंत साहब से भी लग रहा है संपर्क एक बार स्थापित हो गया है फिर से, और देखते हैं अगर वो संपर्क। बलवंत साहब बताइए प्लीज, ये जो फर्स्ट क्वेरी रही और इन्होंने जो राजेश साहब ने जानना चाहा, आप इनको कैसे एड्रेस करेंगे? क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली कहा लोन रिक्वायर्ड है, प्रोसेस मूव कर रहा है, लेकिन बैंक कंपेल कर रहा है कि आप इंश्योरेंस भी लें। मतलब ये लेना चाहें अच्छा है इनके इंटरेस्ट में तो ऑप्शंस भी कई सारे रहते हैं, जैसे मैंने बताया चीपर ऑनलाइन टर्म प्लान ऑप्ट कर सकते हैं लायबिलिटी के अकॉर्डिंगली। लेकिन इस तरह से इनको फोर्स तो नहीं किया जा सकता है कि आप एक्स कंपनी से ही इंश्योरेंस लें तभी प्रोसेस मूव आगे होगा। हाँ सौरभ जी, आपने सही बताया कि कोई भी बैंक जिसका किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाइप है ऐसा इंसिस्ट नहीं कर सकते कि आप किसी इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस खरीदिए।
तो मेरा सुझाव रहेगा कि जो बोरोर है, बोरोर के भी इंटरेस्ट में है कि वो जो अपना होम लोन है उसके सामने इंश्योरेंस ले लेवे, तो कल को कुछ भी तकलीफ हो तो जो डिपेंडेंट है उनको होम लोन, आउटस्टैंडिंग होम लोन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और जो होम लोन है उसको सिक्योर करने के लिए मेरा सुझाव रहेगा कि जो बोरोर है उनको ऑनलाइन टर्म प्लान खरीद लेना चाहिए, और इसके साथ साथ अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो क्रिटिकल इलनेस का भी कवर ले लेना चाहिए, जिससे अगर आपकी जैसे बोरोर की डेथ नहीं हुई पर अगर हैंडीकैप हो गए तो कम से कम आपका जो क्रिटिकल इलनेस की वजह से पैसा मिल जाएगा तो आप होम लोन रीपे कर पाएंगे। जी, तो जैसे मैं कहा कोई ऐसा रूल नहीं है, लेकिन आपके खुद के ये इंटरेस्ट में होगा कि अगर आप इसको लेकर मूव करें तो वो आपके लिए खुद ज्यादा एडवाइजेबल है, लाइन्स पर आप आगे बढ़ने पर विचार कर सकते हैं। आइए हम अगला सवाल शामिल करते हैं। ये गाजियाबाद से प्रश्न है, अशोक पाठक साहब की तरफ से है, और स्क्रीन पर इसको चेक करते हैं। अगला प्रश्न जो रहेगा ये इन्होंने जानना चाहे, इनको होम लोन के बारे में जानना चाह रहे हैं, और आपने जो डिटेल्स भेजी हैं कि आप अपने बेटे के लिए चेक कर रहे हैं जिनकी एज अराउंड अबाउट 26 है, और फॉरेन एयरलाइंस आपने कहा वो लास्ट 19 मंथ से जॉब कर रहे हैं, और इनका एनुअल पैकेज 18 लाख राउंड अबाउट है, जिसके तहत अब आप जो लोन रिक्वायर्ड है वो 50 लाख का है। अशोक पाठक साहब, आप हमें ये बताइए, ये जो आप लोन की बात कर रहे हैं इसमें इससे पहले क्या किसी प्रकार से कोई लोन लिया गया है आपके बेटे की तरफ से, या पहली बार है कि आप किसी प्रकार के लोन के लिए आगे मूव कर रहे हैं? हाँ सर, कभी ऐसा कभी नहीं लिया, पहली बार मूव कर रहे हैं। कहां पर सैलरी अकाउंट है? सैलरी अकाउंट उनका कतार में है। ओके, और जो प्रॉपर्टी है उसका टाइटल एकदम क्लियर है? कहां पर देख रहे हैं जो होम लोन की आप बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी कहां बेस्ड है? ये वैशाली में है, बिल्कुल सही टाइटल है इसका। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी वहाँ प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है। राइट, आपको इस तरह दिलवाते हैं। परवन साहब, आपको लगता है इनके केस में जिस तरह से बता रहे हैं होम लोन की जहां तक एलिजिबिलिटी है, इनकी सैलरी इनकम्स के अकॉर्डिंगली इनको ये लोन मिलने में ये आगे मूव कर सकते हैं? आप कैसे इनको एडवाइस करेंगे? देखिए सौरभ जी, ऐसा है, नॉर्मली जो होम लोन के लिए लेंडर है ना, कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगता है। जैसे इनके अशोक जी के सन को 19 महीने हुए हैं, पर मेरे को लगता है कि वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, जो एयरलाइंस में काम करते हैं, और जो लेंडर्स है वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोगों के लिए ये जो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस इंसिस्ट नहीं करते हैं। और जैसे बताया आपने कि उनकी 18 लाख की सैलरी है और उनको 50 लाख का लोन चाहिए, तो वो 50 लाख का लोन उनको आराम से मिल जाएगा। और परंतु जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो भी, उसका भी इंपैक्ट रहेगा उनकी लोन एलिजिबिलिटी पे, क्योंकि जो बैंक है वो जो प्रॉपर्टी वैल्यू है उसका 80% से ज्यादा लेंड नहीं कर पाएंगे। तो जैसे 50 लाख का लोन चाहिए इनको, तो जो इनकी जो प्रॉपर्टी जो देख रहे हैं उसकी वैल्यू कम से कम 62.5 लाख रुपए होनी चाहिए। और इसके अलावा जैसे आरबीआई ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि जो लेंडर्स हैं वो स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन को फाइनेंस नहीं कर सकते, तो ये भी उनको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। जी, और आज की जो पॉलिसी रही इसको भी आप कैसे बताएंगे? उसको लेकर जो अब बैंकर्स जो आगे अपनी स्ट्रैटेजी जो प्लान कर रहे हैं, रेपो रेट में फिर इजाफा कर दिया गया है, तो फेस्टिव सीजन के बाद क्या आप देख रहे हैं कुछ हाइक होता हुआ? क्या उस फ्रंट पर बोझ पड़ सकता है? ये जो सिग्नल्स इंडिकेशंस हैं ये क्या आपको दर्शा रहे हैं? ये किस और हम बढ़ रहे हैं शॉर्ट टर्म में रेट्स की लिए, जहां तक बात है? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि शॉर्ट टर्म में तो अभी जैसे जो इन्फ्लेशन कंसर्न की वजह से आरबीआई ने जैसे आज रेट्स बढ़ाई है, तो शॉर्ट टर्म में तो ये जो रेट्स है वो ऊपर जाती हुई दिख रही है। पर लॉन्ग टर्म में बिकॉज एवरीबडी इज वरीड, तो सबकी चिंता है कि जैसे इन्फ्लेशन कूल डाउन हो जाएगा तो ये रेट्स नीचे आ जाएगी। परंतु इमीडिएटली जैसे मैं बता सकता हूँ आपको कि बैंक्स के पास भी ज्यादा लीवे नहीं है, तो बैंक्स को भी जो अपनी लैंडिंग रेट है, बेस रेट है, वो बढ़ानी पड़ेगी। जी, हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। कई और प्रश्न हैं, आज लोन सेंट्रिक हम प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं। हम एक ब्रेक लेकर जल्दी लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। आज हम बातचीत कर रहे हैं लोन मार्केट पर, और आज कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना पैसा से बलवंत जैन साहब। अगला प्रश्न आए हम शामिल करते हैं। अगली क्वेरी हम इंक्लूड कर रहे हैं, ये अशोक देवरा साहब की तरफ से है, पंजाब से, जिन्होंने जानना चाहा एजुकेशनल लोन सेंट्रिक। इन्होंने कहा इन्होंने अपने बेटे के लिए ऑप्ट किया एजुकेशनल लोन जब उन्होंने एमबीबीएस की स्टडी स्टार्ट की, और लोन डिस्बर्समेंट 2010 में स्टार्ट हुआ है।
उसके बाद इनके अकॉर्डिंगली बैंक अभी बलवंत साहब फर्दर डिस्पर्सल करने के लिए आनाकानी कर रहा है, उसको आगे मूव नहीं कर रहा है प्रोसेस को, और इनफैक्ट ये कहते हैं इनके अकॉर्डिंगली इनको डिफॉल्टर्स लिस्ट में डाला है। अब इनसे बात हो पाती तो कंप्लीट डिटेल्स और हम गैदर कर पाते इनसे, लेकिन ये इनके प्रश्न में आप इसको कैसे देखेंगे, क्योंकि इसमें कैसे एग्जैक्टली हुआ है इसकी डिटेल्स नहीं है, लेकिन हमने कई बार देखा है कि जैसे इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है रीपेमेंट की भी, वो भी आसान रहती है, और अगर इंटरेस्ट फंड पर रिलीफ भी कई बार 1% तक की रहती है अगर आप स्टडी पीरियड में इंटरेस्ट को सर्विस भी करते हैं, यानी मतलब रीपेमेंट से पहले। इनके केस में अगर कुछ ऐसा क्लॉज था तो ये डिफॉल्टर्स लिस्ट में मतलब आप इसको कैसे एड्रेस करना चाहेंगे? अगर कुछ और इश्यूज नहीं है तो ये थोड़ा आपको स्ट्रेंज सा नहीं लग रहा है जो ये प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सौरभ जी, ऐसा है कि मतलब जो एजुकेशन लोन है उसमें तो जो आपका एजुकेशन खत्म होता है उसके 1 साल बाद में, या जो कोई आपकी नौकरी लग जाए उसके 6 महीने बाद में आपका रीपेमेंट शुरू होता है, तो उसके पहले तो रीपेमेंट शुरू होने का एक प्रश्न नहीं है। तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि उनका जो लोन है वो डिफॉल्टर की लिस्ट में क्यों डाल दिया है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि ये जिस ब्रांच से उन्होंने लोन लिया है वहां लिखित में एप्लीकेशन करे और उनसे रिक्वेस्ट करे कि ये बताए कि किस वजह से ये बाकी का लोन का अमाउंट है वो डिसबर्स नहीं कर रहे हैं, और अगर वहां से अगर उनको समुचित उत्तर नहीं मिलता, जो मॉडल ब्रांच है वहां जिसकी डिटेल वेबसाइट पे अवेलेबल होगी वहां पे लिखित में सब डॉक्यूमेंट वगैरह के साथ में कंप्लेंट डाल दो, और वहां से भी अगर 30 दिन के अंदर अंदर अगर कोई जवाब नहीं आता है या जो जवाब आता है उससे ये संतुष्ट नहीं होते तो ये हमेशा अपने जो बैंकिंग ऑम्बुड्समैन है उसको उनको कंप्लेन कर सकते हैं, और मेरे को लगता है जो इनकी जो प्रॉब्लम है वो बैंकिंग ऑम्बुड्समैन के लेवल पे रिजॉल्व हो जाएगी। जी, जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं इसको लेकर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको लोन क्लियरली जिस तरह से अगर एलिजिबल हैं तो वो मिले, प्रोसेस आगे मूव हो, उसके तहत प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, और रीपेमेंट को लेकर भी खास इश्यूज से इन्वॉल्व नहीं है। आप अपने डिटेल्स को इस तरह से आप फर्दर मूव करेंगे तो वो ज्यादा एडवाइजेबल होगा। ऑल द बेस्ट। अगला प्रश्न कर्नाटका से संजय शाह साहब की तरफ से है और इस समय लाइन पर है। संजय साहब ने जानना चाहा होम लोन के पार्शियल जिस तरह से प्री पेमेंट के बारे में आप चेक करना चाह रहे हैं, इसमें हम देख रहे थे आपने स्पेसिफिकली जानना चाहा आप जब ये पार्शियल जो प्री पेमेंट करेंगे इसमें ऑप्शन ईएमआई डिडक्शन या जो टेन्योर डिटेक्शन के बारे में आपने जो चेक करना चाहा, आप मतलब क्या एग्जैक्टली चेक करना चाह रहे हैं इसमें? क्या जहां तक टेन्योर रिड्यूस जनरली जो लेंडर्स करते हैं जब आप पार्शियल हम देखते हैं प्री पेमेंट करते हैं उस पर आप कंफर्टेबल नहीं है कि आपने टेन्योर रिड्यूस नहीं करना चाहते हैं आप प्री पेमेंट कर? जी मिस्टर संजय शाह प्लीज बताइए। हाँ, एक्चुअली मेरा बैलेंस है अभी 12 लाख है जी, तो मैं 3 लाख का पार्ट पेमेंट करना चाहता हूँ जी। तो वहां पे मुझे ऑप्शन दिया हुआ है कि ईएमआई डिडक्शन और टेन्योर डिडक्शन। ओके, तो मैं यहाँ से कहाँ पे बेनिफिट रहूंगा, ईएमआई में या टेन्योर में? बैंक वालों ने कहता है कि सपोज टेन्योर डिडक्शन किया तो आपके इंटरेस्ट बहुत बचेगा 2 साल का। जी, और आप इनफैक्ट जो आपकी लायबिलिटी है आप उसको टेन्योर रिड्यूस होने से मतलब जल्दी पे ऑफ भी पूरा कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट भी करना है मुझे लोग। जी, तो कौन सा ऑप्शन मुझे सेलेक्ट करना है, ईएमआई डिडक्शन और टेन्योर? बलवंत साहब, ये जहां तक टेन्योर की बात है, आपको लगता है उसी को अगर ये रिड्यूस करते हैं जनरली करते भी हैं लेंडर्स, उसी के लिए ऑप्ट करेंगे वो ज्यादा मतलब बेटर होगा? अगर इनके पास फंड्स हैं और ये प्रीपे करना चाह रहे हैं तो वो क्या ज्यादा बेटर होगा? देखिए सौरभ जी, ऐसा संजय जी को रीपेमेंट करना है, परंतु उनको क्या ऑप्शन लेनी चाहिए, टेन्योर कम करवाना चाहिए या ईएमआई कम करवानी चाहिए, ये डिपेंड करता है उनकी क्या रिक्वायरमेंट। अगर ये चाहते हैं कि उनका लोन का रीपेमेंट जल्दी से हो जाए तो उनको टेन्योर कम करवानी चाहिए, परंतु अगर उनको लगता है कि नहीं मेरा जो कैश फ्लो है वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाना चाहिए तो उनको जो है ईएमआई की अमाउंट कम करवानी चाहिए। परंतु मेरा संजय जी को सुझाव रहेगा कि ये कोई भी डिसीजन ले ये पार्ट रीपेमेंट करने का, उसके पहले ये जो एक तो इमरजेंसी का जो जरूरत पड़ सकती है उतना फंड अलग से रख देगा, और इसके अलावा अगर इनके दूसरे कोई कॉस्टली लोन अगर चल रहे हैं जैसे क्रेडिट कार्ड की कोई आउटस्टैंडिंग है या पर्सनल लोन वगैरह है तो उनका रीपेमेंट उनका पेमेंट पहले कर दें, क्योंकि वो कॉस्टली लोन होते हैं। जो होम लोन है वो आपको आपने अगर रीपेमेंट कर दिया तो वापस वो सस्ते रेट में आपको मार्केट से पैसा नहीं मिल पाएगा। जी, ये आपने सही कहा। जिस तरह से जो थोड़ा एक्सपेंसिव प्रॉपोजिशन है उनको आप पहले जो है प्रीपे करने का जिस तरह से आप विचार करें और उसके बाद जब एक बार वो पेड हो जाए तो फिर आप इनफैक्ट ये भी करने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन जनरली बलवंत साहब, जहां तक प्री पेमेंट की बात रहती है उसमें लेंडर्स क्या जो टेन्योर रिड्यूस करने के लिए ज्यादा ऑप्शंस देते हैं, इस तरह के विकल्प ज्यादा रहते हैं, मतलब आप दूसरा भी अगर करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन क्या ट्रेंड इसी तरह से रहता है?
नॉर्मली सौरभ जी ऐसा है कि आप प्रीपेमेंट कर देंगे तो बैंक जो है वो आपका जो टेन्योर अपने आप कम कर देगा, जो मतलब अपने आप कम हो जाएगा, जो ईएमआई कम नहीं करते हैं। पर अगर आपको कोई अगर दूसरी ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है तो आपको स्पेसिफिकली बैंक को जाकर बोलना पड़ेगा कि मेरा ईएमआई कम कर दीजिए, मेरा टेन्योर वही रहने दीजिए। राइट, तो इस तरह आप बढ़ सकते हैं। संजय साहब, हम एक और ब्रेक के लिए फिलहाल रुकते हैं। आज बातचीत हो रही है लोन मार्केट पर और हम आपके प्रश्नों को होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन, सेंट्रिक पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो आपके जहन में भेज सकते हैं। कार्यक्रम के लिए सजेशन हो तो वो भी आप भेजें, ये डिटेल स्क्रीन पर है। हम आखिरी सेगमेंट के साथ बस कुछ ही देर में लौट कर आते हैं। ये आखिरी सेगमेंट है। आइए कुछ और प्रश्न शामिल करते हैं। अगला सवाल मिस्टर खुराना की तरफ से है। इन्होंने जानना चाहा है को एप्लीकेंट ज्वाइंट लोन में जब मूव करें तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आप प्लीज बताइए, आप क्या कुछ ज्वाइंट लोन लेने पर विचार कर रहे हैं खुराना साहब? हाँ जी सर। तो आप क्या इसमें चेक करना चाहते हैं, प्लीज बताइए। प्रॉपर्टी मेरी बिजली के नाम पे है, क्या मैं उस लोन के अंदर अपने को प्लस अपने ब्रदर को ऐड कर सकता हूँ? ओके, आप मतलब उसके अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेना चाहते हैं? आपको क्वालिटी के लोन लेना चाहता हूँ, उसको मैं अपने ब्रदर को ऐड करवा सकता हूँ या नहीं? आपकी मैडम उसमें इंटरेस्टेड है उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेने पर? हाँ जी मैडम इंटरेस्टेड है। उन्हीं के नाम पर, पहले तो उनका नाम होना चाहिए जिनकी प्रॉपर्टी है, और बाकी फिर साथ में जिस तरह से आप मूव कर सकते हैं। बलवंत साहब, आप इनको कैसे बताएंगे? इन्होंने जैसे चेक करना चाहा, जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है लोन के लिए एलिजिबल भी वही है, एंड जो जनरली जॉइंटली की जो डेफिनेशन रहती है, आप इनको कैसे समझाएंगे किस किस रिलेशनशिप में ये एलिजिबल रहेगा? सौरभ जी, ऐसा है नॉर्मली जो बैंक्स है वो जो लोन के लिए या तो आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके बच्चे हैं या आपके जो स्पाउस है उनको एज ए को एप्लीकेंट एक्सेप्ट करते हैं। कुछ कुछ बैंक्स हैं जो आपके ब्रदर्स हैं या आपकी सिस्टर है या आपकी डॉटर को भी एज ए को एप्लीकेंट एक्सेप्ट करते हैं, पर वो बहुत सिलेक्टिवली करते हैं। बाकी जैसे मैंने बताया नॉर्मली जैसे आपके स्पाउस है, आपके पेरेंट्स है, आपके सन है, उनको नॉर्मली सब बैंक्स एक्सेप्ट करती है। और ये जैसे बाकी सिस्टर ब्रदर वगैरह को इसमें जैसे आईसीआईसीआई बैंक सिलेक्टिवली एक्सेप्ट करती है, इंडिया बुल्स वाले एक्सेप्ट करते हैं, कॉर्पोरेशन बैंक एक्सेप्ट करती है। तो उनको अगर जैसे पैरामीटर में नहीं बैठता है तो वो बैंक को अप्रोच करना चाहिए जो बाकी रिलेशनशिप को भी को एप्लीकेंट एक्सेप्ट करते हैं। जी, तो इस तरह से जनरली ये वर्क करता है। और बाकी कई बार हमने ऐसे भी देखा है कि जॉइंटली जब आप मूव करते हैं तो उस केस में एलिजिबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज होती है। कई बार आप जैसे लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर कोई ओल्ड मेंबर है, फैमिली मेंबर किसी यंग अर्निंग मेंबर के साथ मूव करता है तो वो भी कई बार काफी बेनिफिशियल रह सकता है। समय इतना ही था। बलवंत जैन साहब, शुक्रिया कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए, धन्यवाद आपका। और चलते चलते हैं, जिस तरह से आज जो पॉलिसी आई है और अब बैंकर्स जो इसको लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं, इस पर कुछ देर पहले हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य से बातचीत की है और उनका क्लियरली कहना है कि रेपो रेट में जिस तरह से हाइक हुआ है, बैंक्स अभी उसको वैल्यूएट करेंगे, लेकिन ये बात क्लियर है कि रेट्स कम तो नहीं होंगे, आगे डिसाइड किया जाएगा। आइए चलते चलते इस पर निगाह डाल लेते हैं। हमें इजाजत दें, नमस्कार। ऐसे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बोलना बड़ा मुश्किल है अगर हम लोग बढ़ाएंगे या नहीं, लेकिन इतना तो कह सकते हैं घटा नहीं पाएंगे। आगे चलते हुए देखना पड़ेगा, हम लोग को आंकड़े देखने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि बढ़ाएंगे